हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का MTP 2 CA इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग MTP सीरीज 2 आ गई है। उसकी ये एक सॉल्यूशन, एक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन वीडियो है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, लेकिन आपको वो MTP शिद्दत से 3 घंटे लगा के अपने टाइम फ्रेम के अंदर उसको सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को उससे मिलाना है, ताकि एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में आप अच्छे से बिना प्रेशर फील करे अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो शुरू करते हैं अपनी MTP की सीरीज 2 की रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। डिजिटेक्स लिमिटेड एक्वायर करता है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट कॉस्ट ऑफ 70 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो स्टार्टिंग में उन्होंने 70 लाख रुपए की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी है। एंड इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज पर AS 26, और वो एक इंटेंजिबल एसेट भी है। As per the calculation made by the company, the benefit from this intellectual property will accrue in next 5 year, जिसका रेशियो क्या है 30, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर 25, फिर उसके बाद 10-10 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। ईयर 2 के अंदर कंपनी ने कोई डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर कर दी फॉर द न्यू प्रोडक्ट, और इनकर कर दिए 25 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उनको लगता है कि उसको इनसे बेनिफिट मिल जाएंगे। क्योंकि उनको बेनिफिट मिल जाएंगे तो ये 25 लाख रुपए भी क्या हो जाएगा, ये 25 लाख रुपए कैपिटलाइज हो जाएगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी नो फर्दर बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द कंपनी फ्रॉम दैट डेवलपमेंट कॉस्ट। भाई उस डेवलपमेंट कॉस्ट से अब उनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 इट वाज फाउंड दैट द रिमेनिंग 20% बेनिफिट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल फ्लो टू द कंपनी इन दिस ईयर इटसेल्फ। तो एक बार छोटी सी इस क्वेश्चन की नंबर लाइन बना ले क्या, यहाँ पे बना देते हैं ताकि हम क्विकली उसको डिस्कस कर सकें। तो बात है दोस्त 5 सालों की, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने 70 लाख रुपए का खर्चा करा। आपको लगता है कि पहले साल 30% का आप बेनिफिट ले जाओगे, फिर उसके बाद 25%, फिर उसके बाद 25%, फिर उसके बाद 10%, फिर उसके बाद 10%। तो मुझे बताओ आप अमोटाइज किस में करते हो? आप अमोटाइज हमेशा बेनिफिट की रेशियो में करते हो। यदि बेनिफिट रेशियो नहीं गिवन तो आप SLM बेसिस पे कर सकते हो, बट अगर बेनिफिट है तो आपको बेनिफिट ही यूज करना होता है। तो मैंने कहा 70 का 30% हो गया 21। पहला अमोटाइजेशन आपका आ जाएगा 21 का। आपकी 70 लाख की कॉस्ट की बुक वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 49 की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने 25 लाख रुपए डेवलपमेंट के जोड़े, और टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 74 की आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये जो 25 लाख है उसने बोला इसको अलग से अमोटाइज करने का, क्योंकि इसकी 5 सालों की लाइफ है। देखो वैसे लॉजिकली तो ये मेरे हिसाब से ये 74 इस रेशियो में होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई अलग प्रोडक्ट थोड़ा ना आपने बना दिया होगा, इसका बेनिफिट भी तो उसी की रेशियो में ही कंज्यूम होगा। बट क्योंकि वो लोग कह रहे हैं और वो ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम भी वैसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं मारते हैं। बट हाँ, लॉजिकली मुझे भी ये लगता है कि 74 इस रेशियो में बटना चाहिए था कि भाई आपको 25 लाख का बेनिफिट एक्स्ट्रा कैसे क्लेम कर दोगे। वो कह रहा है यहां से 5 साल तक क्लेम होगा, वो हो ही नहीं सकता जब पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट ही आपको यहां तक का बेनिफिट दे रहा है, तो ये 1 साल एक्स्ट्रा कैसे दे देगा, या तो फिर उसका भी 6 साल करो। एनीवे, तो वो कहते हैं कि 25 को आपको 5 सालों के अंदर बेनिफिट क्लेम करना है। तो 70 पे फिर से आपका अमोटाइजेशन आएगा 25% का, वो हो गया 17.5 का। तो ये हो गया 17.5 का, और 25 के ऊपर 5 साल, 25 डिवाइडेड बाय 5, वो आएगा 5 का अमोटाइजेशन। तो टोटल अमोटाइजेशन कितना आया, 22.5 का अमोटाइजेशन आया। वैल्यू आ जाएगी 74 माइनस 22.5, 51.5। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51.5 की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया ईयर 2। ईयर 3 में वो कहता है इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी नो फर्दर बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द कंपनी फ्रॉम द डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट से अब कोई बेनिफिट ना मिलने का। तो डेवलपमेंट कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, डेवलपमेंट कॉस्ट की वैल्यू आ रही है 25 माइनस 5, यहाँ पे 20 की वैल्यू आ रही है। तो क्योंकि अब कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलना, तो पूरा का पूरा 20 ही आप क्या कर दोगे, अमोटाइज कर दोगे। और 70 तो अमोटाइज हो ही रहा है 25%, यानी कि 17.5। तो यहाँ पे अमोटाइजेशन आएगा आपका 37.5 का, और बुक वैल्यू आएगी 51.5 माइनस 37.5 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे कितने की आएगी, 14 की। फिर आपका 7 और 7, इस ईयर भी 7, इस ईयर भी 7 अमोटाइजेशन आना था, लेकिन
उसने आपको कहा कि जो ये वाले दोनों बेनिफिट हैं ये इसी साल मिल जाएंगे, तो क्योंकि ये इसी साल मिल जाएंगे तो इस साल अमोर्टाइजेशन कितना आएगा 14 का, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 0 की वैल्यू आ जाएगी। पहला सवाल आपके लिए है एट द एंड ऑफ ईयर 2, वो कहता है ईयर 2 के एंड में, यानी कि यहां पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, वो आ रही है 51.5, तो आपका आंसर क्या हो गया 51.5। फॉर द ईयर 2 हाउ मच ऑफ द एक्सपेंस इन पी एंड एल अकाउंट फॉर द इंटेंजिबल एसेट, ईयर 2 कौन सा है, ये वाला है जी, इतना बैलेंस आपने डाला है पी एंड एल के अंदर, तो 22.5 आपका आंसर हो जाएगा। फॉर द ईयर 3 हाउ मच अमाउंट विल बी एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंटेंजिबल एसेट, ईयर 3 कौन सा है जी, ये वाला आपने डाला है 37.5, तो 37.5 आपका आंसर हो जाएगा। फॉर द ईयर 4 हाउ मच अमाउंट विल बी एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द इंटेंजिबल एसेट, ईयर 4 में आपने कितना डाला है 14 का डाला है, तो 14 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद वो कहता है सिचुएशन नंबर 1, एक्सपर्ट लिमिटेड के पास डेप्रिसिएशन है 6 लाख का इन इट्स बुक्स एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एंड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड कितना है 15 लाख का, और एडिक्वेट एविडेंस है फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी की। तो मुझे जरा बताओ कि इस सिचुएशन में क्या एंट्री करोगे। आपका ये है अकाउंटिंग बुक, ये है आपकी टैक्स बुक्स, ठीक है, दोनों में सेल्स बराबर हैं। आपने अकाउंटिंग बुक्स में डेप्रिसिएशन का चांटा मारा, ये 6 लाख से गिर गई। आपने टैक्स की बुक्स में डेप्रिसिएशन का चांटा मारा, ये 15 लाख से गिर गई। आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड ज्यादा आ रहा है आपके टैक्स के रिकॉर्ड से, आपको इसको बराबर करना है। इसको नीचे लेकर आओगे तो प्रॉफिट को कम कर रहे हो, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, इसको नीचे ला रहे हो तो प्रॉफिट को कम कर रहे हो, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। तो क्रेडिट किसको करोगे, डेफर टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे। कितना डिफरेंस है, 9 लाख का डिफरेंस है। टैक्स रेट उसने अभी आपको नहीं बताया है, तो यहाँ पे 9 लाख इंटू जो भी टैक्स रेट होगा, 9 लाख इंटू जो भी टैक्स रेट होगा। सिचुएशन नंबर 2 में वो कहता है फर्दर दे हैव अक्रूड 8 lakh toward GST liability for the last month of the year, which is expected to be paid by the next month. As per the provision of 43B of the Income Tax Act, any expenditure of the nature mentioned in 43B accrued in the statement of P&L account on mercantile basis will be allowed for tax purpose in the subsequent year ऑन पेमेंट बेसिस ओनली। तो वो कहता है कि हमने कितना खर्चा डाला है 8 लाख रुपए, ये है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये है टैक्स रिकॉर्ड, दोनों में सेल्स वगैरह सब बराबर है। जीएसटी का खर्चा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डाला 8 लाख रुपए का, टैक्स में क्लेम करने लगे तो रोक दिया, क्या पेमेंट ही नहीं करी तो क्लेम नहीं करने देंगे 31 मार्च में, तो डला ही नहीं, टैक्स वहीं का वहीं रहा। अकाउंटिंग को टैक्स के बराबर लेकर आना है, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को जब आप ऊपर करोगे, बढ़ाओगे, तो पी एंड एल क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करोगे, तो डेबिट किसको करोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट को करोगे। कितने से, 8 लाख रुपए से, इंटू जो भी टैक्स रेट होगा, 8 लाख रुपए से इंटू जो भी टैक्स रेट होगा, उससे आप एंट्री करके चलोगे, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1, हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट व्हेन टैक्स रेट इज 50%। आपका आ रहा था 9 लाख रुपए, तो 9 लाख का आधा हो गया 4.5 लाख, और 4.5 लाख रुपए की क्या है, डेफर टैक्स लायबिलिटी, तो 4.5 लाख रुपए की क्या आएगी, डेफर टैक्स लायबिलिटी। सिचुएशन नंबर 1 में ही वो पूछ रहा है हाउ मच डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज। अगर टैक्स रेट 35% हो तो 9 लाख का 35% कर दो, 3,15,000 रुपए की डेफर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। हाउ मच डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन ट्रांजिशन एडजस्टमेंट, अगर टैक्स रेट कितना हो, 35% का टैक्स रेट हो, तो आपकी डेफर टैक्स सिचुएशन 2 में क्या आएगी, सिचुएशन 2 क्या थी आपकी, डेफर टैक्स एसेट 8 लाख, 8 लाख का 35%, 2,80,000 का डेफर टैक्स एसेट आएगा। उन्होंने लिखा नहीं है पर वो डेफर टैक्स एसेट आएगा, हमने डिस्कस कर लिया। इन असेसिंग वेदर देयर एनी इंडिकेशन दैट एन एसेट में बी इम्पेयर्ड, एन एंटरप्राइज शुड कंसीडर एज द मिनिमम द फॉलोइंग इंडिकेशन फ्रॉम इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको अंदर भीतर से बताना है, कंपनी के भीतर से आपको बताना है कि क्या एसेट इंपेयर हुई है या नहीं हुई है। ड्यूरिंग द पीरियड एसेट की मार्केट वैल्यू, ये कंपनी के अंदर नहीं होती जी, कंपनी के बाहर होती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, आपको इंटरनल बताना है। मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये भी कंपनी के बाहर होता है, अंदर नहीं होता, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए उसके हिसाब से कैरिंग अमाउंट बहुत ज्यादा है, वो भी बाहर का ही फैक्टर होता है। Evidence is available from internal reporting that indicate that economic performance of an asset, economic performance asset की आप यूज करके निकालोगे internally and it will be worse than expected, जो सोचा था वैसी ना चली,
तो यही है आपका इंटरनल फैक्टर, क्योंकि आप एसेट को इंटरनली यूज कर रहे हो और आपको इंटरनली यूज करके पता चला कि जैसा इसके बारे में सोचा था ये वैसी ना निकली, अब तो ये उससे ज्यादा घटिया निकली, तो इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, क्योंकि हम उतना एफिशिएंटली इस एसेट को यूज ही नहीं कर पा रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेलो लिमिटेड, अ कंपनी इंगेज इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, उन्होंने डिसाइड करा है बायबैक करने का। बायबैक प्राइस है 20 रुपीज का। ओके, वो रीपरचेस करना चाहते हैं 25,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, द बायबैक इनिशिएटिव इज इन कंप्लायंस विद द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो कहानी गढ़ रखी है उन्होंने। हियर इज अ स्नैपशॉट ऑफ हेलो लिमिटेड। शेयर कैपिटल कितनी है? 12.5 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, फ्री होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री होता है। रेवेन्यू भी फ्री होता है। टोटल कर लो जल्दी से, 2.5 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 15 लाख, 18,75,000 के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ रही है 28,75,000 प्लस 16,50,000, 45,25,000 के आपके पास लॉन्ग टर्म टोटल बोरिंग्स आ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग का हमें को लेना देना नहीं है बायबैक के केस में। कहता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अंदर बताओ कि क्या हिसाब किताब रहेगा। तो 12.5 लाख के हिसाब से 1,25,000 आपके पास शेयर हैं, उसका 25%, 1,25,000 का 25%, 31,250, 31,250 इज योर आंसर। ठीक, by the resource test determine the number of share that can be bought back। तो resource test क्या होता है? 25% ऑफ शेयर कैपिटल 12.5 लाख प्लस फ्री रिजर्व। सेम क्वेश्चन आपके मॉडल टेस्ट पेपर में भी है, 18,75,000, और आपके केस बेस्ड एमसीक्यू में भी है। डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस इज 20, तो 12.5 लाख प्लस 18,75,000 इंटू 25% डिवाइडेड बाय 20, 39062, 39062 इज योर आंसर। डेट इक्विटी रेशियो से बताना है। तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कहता है कि भाई आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 हो जाएगी। डेट इक्विटी होता है डेट बाय इक्विटी इज इक्वल टू 2/1। टोटल डेट आपने निकाला था 45,25,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी थी? इक्विटी आपने कही थी 12.5 लाख प्लस 18,75,000, 12.5 लाख प्लस 18,75,000, फिर उसके बाद माइनस, मान लो एक्स शेयर आप करोगे तो फेस वैल्यू उड़ा दोगे 10x से, सीआरआर बना दोगे 10x से, और लॉस ऑन बायबैक भी आप हटाओगे 10x से। ये होना चाहिए 2:1। भाई फेस वैल्यू जब हटाओगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, सीआरआर जब बनाओगे तो फ्री रिजर्व कम हो जाएंगे, लॉस ऑन बायबैक को आप फ्री रिजर्व से सेट ऑफ करते हो वो भी तब भी कम हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अब सिंपल एक्स की वैल्यू आप निकाल लो, वो आ जाएगी आपके पास 45,25,000 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 12.5 लाख माइनस 18,75,000 डिवाइडेड बाय 30, तो 28,750 इज योर आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल 3 टेस्ट डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक। भाई एक से आ रहा है 28, एक से आ रहा है 39 और एक से क्या आ रहा था 31, तो 28,000 इज योर आंसर ना। 28,000, इन तीनों में जो लोअर होगा वो आप चूज कर लोगे, वो है 28,000। एज पर AS 2 इन्वेंट्री इंक्लूड मटीरियल अवेटिंग यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, वो उनमें से कौन कौन सी चीजें आएंगी। कहता है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड फॉरवर्डिंग द मटेरियल। तो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल आपका प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो नहीं आ रहा है। स्पेयर पार्ट, सर्विस इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट ये आ सकते हैं अगर ये AS 2 की इन्वेंट्री की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। AS 10 में भी यही वाली बात लिखी हुई है स्पेयर पार्ट्स की, जो हम डिस्कस भी करते थे। फिर एक कहता है पब्लिसिटी मटेरियल, ये तो कतई नहीं आ सकता। फिर एक आता है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो एसेंशियल है टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री टू इट्स सेलेबल कंडीशन, फॉर एग्जांपल बॉटल्स, कैन एक्सेट्रा इन केस ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी कॉस्ट जो उसको इन्वेंट्री को उस कंडीशन लोकेशन तक लाने में चाहिए होती है जैसी आपकी इंटेंशन है, तो वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनती है। हेंस आंसर इज 3। संगम लिमिटेड, the lessee has taken a machine on lease from Dhun Limited lessor for 13 years on annual lease payment of 15,000. The economic life of the machine is 15 years. How this lease arrangement should be classified and why? तो भाई 13 में से 15 साल तो वही ले गया,
तो ये क्या होगी, फाइनेंस लीज होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ कवर्ड है। ऑपरेटिंग लीज होगी नहीं जी, बिकॉज लीज पेमेंट आर बीइंग मेड एनुअली, ये तो गलत है। फाइनेंस लीज बिकॉज लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, ये सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज बिकॉज इट इज नॉट स्टेटेड दैट एसेट विल ट्रांसफर टू लेजी, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं होती है। Finance lease because lease asset is of a specialized nature as such that only the lessee can use it without major modification। तो specialized nature की कोई बात यहाँ पे लिखी भी नहीं हुई है, हमने लाइफ के बेसिस पे ये डिटरमाइन करा है। सुमन लिमिटेड एक्वायर करती है 1000 शेयर ऑफ सारिका लिमिटेड 150 रुपए के हिसाब से, और ब्रोकरेज पे करती है 1 रुपए की। तो क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, 1000 शेयर उन्होंने एक्वायर करे, कितने, 150 के हिसाब से। तो 1000 इंटू 150 प्लस 1%, 1,51,500। फिर उसके बाद बोनस शेयर दे दिए 1 शेयर फॉर एवरी 4, 1000 डिवाइड बाय 4, तो 250 शेयर का आपको बोनस मिल गया। टोटल हो गया 1,51,500 और 1250, 1,51,500 डिवाइडेड बाय 1250, आपकी कॉस्ट आ गई 121.2 की। फिर उसके बाद उसने 500 शेयर बेच दिए, तो उसके पास कितने शेयर बच गए, 750 शेयर बच गए। कितने रुपए वाले, 121.2 इंटू 750, तो 90,900 उसके पास वैल्यू बच गई। वट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सारिका लिमिटेड आफ्टर सेल, तो 750 शेयर, एक शेयर की वैल्यू 121.2, तो 90,900 इज योर आंसर। ठीक है, आओ जी डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आते हैं फटाफट से। तो Arzu Limited is in the business of manufacturing passenger car and commercial vehicle. The company is working on strategic plan to shift from passenger car segment over the coming 5 years. ठीक है, तो वो कहते हैं कि कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लान पे काम कर रही है कि वो पैसेंजर कार सेगमेंट से निकल जाएगी 5 सालों में। However, no specific plan have been drawn up, लेकिन ऐसा कोई प्लान अभी तक नहीं बनाया है उसकी डिवीजन और एसेट के लिए, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा थॉट है कि भाई पैसेंजर कार से निकल के हम कमर्शियल पे ही चले जाते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्लान अभी तक नहीं है पैसेंजर कार को बंद करने का। एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान, जो उसका थॉट है, इस प्लान का मतलब है जो उसको थॉट है, इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार बाय 20% एनुअली। वो कह रहे हैं हर साल 20% से कम करेंगे। इट ऑल्सो प्लान टू कमेंस अनदर न्यू फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल प्लस ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय इन अ फेज मैनर। वो कह रहे हैं एक फैक्ट्री और डाल देंगे कमर्शियल व्हीकल की। तो मुद्दे की बात अब तक पढ़ के ये समझ में आया कि कंपनी की 2 डिवीजन है, पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट। वो कह रहे हैं यार पैसेंजर वाली को बंद कर देते हैं, ऐसा लग थॉट है उनका, लेकिन कैसे बंद करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कितने एम्प्लॉयज को वहां भेजेंगे, कितने एम्प्लॉयज को यहाँ रखेंगे, कितने एम्प्लॉय को निकाल ही देंगे, कौन सी एसेट यूज करेंगे, कौन सी एसेट बेच देंगे, और ये सब चीजें कब तक करेंगे, ऐसा कोई निर्धारित चीज नहीं है। अभी बस थॉट है, अभी बस विचार है कि हाँ ऐसा कर देते हैं, क्योंकि पैसेंजर की जो क्या कहते हैं इबिट्टा है या फिर प्रॉफिट है हमें उतना नहीं पड़ रहा है, तो बेटर है हम कमर्शियल में ही शिफ्ट हो जाएं। तो ऐसा एक थॉट है, कोई रिटर्न प्लान नहीं है। ठीक, कहते हैं आपको कमेंट करना है कि क्या अगर ग्रेजुअल फेजिंग आउट जो 20% से हो रहा है, क्या वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में आएगा एज पर AS 24? द आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने कोई प्लान ही नहीं बनाया है। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन तो वो तब होगा ना जब वो प्लान बनाएंगे और उसको कम्युनिकेट कर देंगे कि हाँ भाई हमने ये प्लान बनाया है और आप क्या कहते हैं अब हम इससे ये वाली डिवीजन को बंद कर रहे हैं और इतने टाइम तक ये डिवीजन बंद हो जाएगी। अभी तो बस एक विचार आया है कि हाँ बंद कर देंगे और इसके अंदर फायदा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं सोचा कि कब तक बंद करेंगे और क्या कहते हैं कैसे बंद करेंगे, कितनी एसेट बेच देंगे, कितनी एसेट ट्रांसफर करवाएंगे, ऐसा कोई विचार नहीं आया है। कहता है अगर कंपनी एक रेजोल्यूशन पास कर दे टू सेल सम ऑफ द एसेट इन द पैसेंजर कार डिवीजन एंड आल्सो टू ट्रांसफर फ्यू अदर एसेट ऑफ द पैसेंजर कार डिवीजन टू द न्यू फैक्ट्री, डज दिस ट्रिगर द एप्लीकेशन ऑफ AS 24? वो कह रहा है कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन ऐसा पास कर दिया कि हाँ भाई हम इसकी इतनी एसेट को रख लेते हैं, इसकी इतनी एसेट को निकाल देते हैं, तो क्या अब ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो गया? बट इस पूरे रेजोल्यूशन में ये कहाँ लिखा है कि इसको बंद कर देंगे और इतनी डेट तक बंद कर देंगे और एम्प्लॉइज का ये करेंगे, बाकी चीजों का ये करेंगे? सिर्फ एसेट के बारे में लिखा है, तो ये सेल ऑफ एसेट हो जाएगा, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन थोड़ी ना हुआ। कहते हैं कि वुड योर आंसर अबव बी डिफरेंट इफ द कंपनी रिजॉल्व टू सेल द एसेट ऑफ द पैसेंजर कार डिवीजन इन अ फेस्ड बट टाइम बाउंड मैनर? हाँ, वो कह रहा है कि हमने रिजॉल्व कर दिया है कि 6 महीने के अंदर इसे बंद कर देंगे, धीरे 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 करके एसेट बेच देंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये डिवीजन बंद कर देंगे पैसेंजर वाली। तो अब जो आपने ये विचार करा है और रेजोल्यूशन पास करा है कि हम 6 महीने में डिवीजन बंद कर देंगे, ये है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ठीक, ये है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PQ लिमिटेड फॉर द ईयर 24-25 अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 जुलाई 2025। सेम क्वेश्चन,
सारे पॉइंट्स के साथ आपके मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर भी है। इसलिए मैंने आपको कहा था मॉडल टेस्ट पेपर भी करना। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने मान लिया उसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन अब अगर एग्जाम में भी तो रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या उनमें परफॉर्म कर रहे हो क्या बहुत जबरदस्त? उसमें भी तो दिक्कत आ ही जाती है, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या करें। वो क्यों होते हो? क्योंकि 3 घंटे का प्रेशर होता है, और भी चीजें आपको करनी होती है, और भी सवाल आपको करने होते हैं, तो इस वजह से होते हो। तो जब आप मॉडल टेस्ट पेपर करोगे, भले ही वो रिपीटेड हो, तो उससे क्या होगा, आपके माइंड पे स्ट्राइक आता है, भाई कर रहे थे कंसोलिडेशन की रिवीजन, मॉडल टेस्ट पेपर करने बैठे तो अब AS 14 का भी सवाल करना है। पता चले मर्जर के अंदर अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करे जा रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के आइडेंटिफिकेशन यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां आपको ना याद रहती हैं अपनी गलतियां। तो इसलिए आपको भले ही वो रिपीटेड है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से जरूर जरूर करने चाहिए। हम लोग भी इसलिए मॉडल टेस्ट पेपर कवर कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। एनीवे तो पहला है अ सूट अगेंस्ट द कंपनी एडवर्टीजमेंट वाज फाइल्ड बाय द पार्टी ऑन 20 अप्रैल 2025 क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 25 लाख। तो सबसे पहले AS 4 की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट दो तरीके की बात करता है। इससे ऊपर की बात क्या है कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता क्या है, कहीं भाई बैलेंस शीट डेट तक, अप्रूवल डेट तक, बैलेंस शीट डेट से अप्रूवल डेट तक कोई भी इवेंट घटित होता है उसे बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अप्रूवल डेट के बाद के इवेंट को नहीं बोलते। इन इवेंट को दो जगह पे क्लासिफाई किया जाता है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। कब होता है एडजस्टिंग? एडजस्टिंग का मतलब होता है कि उस इवेंट ने आपको ऐसी कंडीशंस दी हैं, आपको ऐसे एविडेंसेस दिए हैं, सॉरी आपको ऐसे एविडेंसेस दिए हैं जो ये बता रहे हैं कि ये इवेंट जो अब घटित हो रहा है, जो दिख रहा है कि आज घटित हुआ है, वो पहले ही घटित हो चुका था, उसकी कंडीशन पहले ही एग्जिस्ट करती थी। तो वो हो जाता है आपका एडजस्टिंग इवेंट। अदरवाइज वो क्या हो जाता है, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग को बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हो, नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज करते हो। तो सूट फाइल हुआ कंपनी के अगेंस्ट 20 अप्रैल 2025 को। तो मुझे जरा एक बात बताओ, 31 मार्च के बाद 20 अप्रैल को कंपनी के खिलाफ किसी ने केस कर दिया, तो क्या ये बोलोगे क्या ये केस 31 मार्च को ही कर दिया था? या आज अगर किसी ने केस करा है, 20 अप्रैल आज है, 20 अप्रैल को अगर किसी ने केस करा है, तो इससे आपको कोई ऐसा एविडेंस मिल गया क्या कि ये केस तो मार्च में ही हो रखा था? नहीं मिला। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फिर उसके बाद वो कहता है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी डिसाइड हो गई थी मार्च 2025 में, बट फाइनेंशियल रिसोर्स वर अरेंज इन अप्रैल 2025, अमाउंट इन्वेस्टेड वाज 50 लाख। भाई आप एक वो कंपनी खरीदने गए, आपने मार्च के अंदर ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर दी और आपने निकाल दिया कि हाँ भाई साहब ये पीसी निकलेगी, 50 लाख रुपए की पीसी निकलेगी, हम आपको पे कर देंगे। थोड़े दिनों के बाद आप ऑडिट कर रहे थे, जो कंपनी खरीद रही थी उसका आप ऑडिट कर रहे थे। अब आप ऑडिट कंपनी से बार बार पूछते हो कब खरीदोगे जी, कब कब पैसे अरेंज हो? वो कह रहे हैं पैसे को दिक्कत है, बाकी सब चीजें डिसाइड हो गई है, एग्रीमेंट भी साइन हो गया है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आपने कंपनी ने पैसे दे दिए, ये लो पकड़ो 50 लाख, हमें हमारी कंपनी वापस, हमें हमारी कंपनी सौंप दो, हमने जो खरीदी है। तो क्या बोलोगे कि कंपनी आज खरीदी है या कंपनी पहले ही खरीद ली थी? भाई पैसे आज दिए हैं, कंपनी तो पहले ही खरीद ली थी, कि बस पैसे आज दिए हैं। डेटर्स के केस में तो यही करते हो कि पहले माल बेच दिया तो क्या बोलते हो, आज सेल हुई है, पैसे बाद में आए हैं ना बस। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। तो ये जो 50 लाख रुपए की पेमेंट है जो आज करी है, ये ऐसे एविडेंसेस दे रहा है कि भाई सेल पहले ही हो चुकी थी, बस पेमेंट आज हुई है। ठीक। फिर उसके बाद कैश चोरी हो गया 5 लाख रुपए का, कैशियर ने चुराया ऑन 31 मार्च 2025। और कब डिटेक्ट हुआ था, 16 जुलाई 2025 को। 15 जुलाई को आपकी बैलेंस शीट साइन हो गई थी, 16 जुलाई को डिटेक्ट हुआ है। तो ये अपने आप में ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है, हेंस ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। बट स्टिल अगर मान लो यहाँ पे 14 जुलाई लिखा होता तो क्या होता? भाई जब कैशियर को आपने धरा और उसको पेला, तो उसने आपको बताया कि भाई हाँ मैंने ये चोरी मार्च में ही कर दी थी। तो यानी कि ये आपको एक एविडेंस दे रहा है कि भाई ये इवेंट मार्च में ही हो चुका था। तो ये क्या बन जाता, एडजस्टिंग इवेंट बन जाता। फिर उसके बाद कंपनी सेंट अप प्रपोजल भेजा है, अभी अभी बस वो भेजा है, प्रपोजल भेजा है टू सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 40 लाख इन मार्च 2025। अभी बस इजहार करा है कि भाई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे 40 लाख रुपए की। बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी थी, 30 लाख रुपीस की, और डीड साइन कर दी 15 अप्रैल 2025 को। मुझे जरा एक बात बताओ, मान लो 15 को ही पेमेंट भी कर दी, तो क्या बोलोगे कंपनी को कि जब हमने प्रपोजल भेजा था तब कंपनी खरीद ली थी, या आज जब डीड साइन करी है
सारी टर्म्स कंडीशन प्राइसिंग एंड ऑल डिसाइड करा है। आपने बोला कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी में से ये हटाओ वो हटाओ, आप ये करके देना, फिर जाके हम इतने पैसे देंगे, वो डिसाइड करा है। तो आज खरीदी है या जिस दिन फोन करके बोला था कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसी दिन खरीद ली थी? तो आज जब आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन करी है तो आज ही तो खरीदी है ना। हेंस ये क्या बन जाएगा, ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा जो कि 15 अप्रैल 2025 को हुआ है। फिर उसके बाद वो कहता है आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, 5 अप्रैल 2025 को फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। तो मुझे जरा एक बात बताओ, जो आग की लपटें हैं क्या वो आपसे कह रही हैं क्या कि हम मार्च में ही लग गए थे, दिख आपको आज नहीं है? नहीं। तो ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आग तो बात जब लगी है वो उसी दिन का इवेंट है, वो थोड़ी ना कोई ऐसा एविडेंस दे देगा कि मार्च के अंदर मैं पहले एग्जिस्ट करती थी, तुम्हें बस दिख नहीं रही थी। तो 5 अप्रैल, तो ये क्या है, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। चलिए जी, H Limited acquires 70% of equity share of S Limited on 1 जनवरी 2021 at a cost of 5 लाख when S Limited की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपीस की, रिजर्व एंड सरप्लस कितने थे, 40,000 के। Both the company follow calendar year as an accounting year. In 4 consecutive year S Limited परफॉर्म करती है बैडली और सफर करती है लॉसेस, कितने कितने के, 1, 25, 2, 2.5 और 60 के। देयर आफ्टर इन 2025 S Limited एक्सपीरियंस करती है टर्न अराउंड और रजिस्टर करती है एनुअल प्रॉफिट ऑफ 25,000। फिर उसके बाद अगले 2 सालों में 26-27 में 50 और 75 का। आपको बताना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो भाई आपको याद होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं आता, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसको होल्डिंग को सौंप दिया जाता है। तो मैं इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी करके लाया हूं, हम उसी के साथ डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने इसके अंदर सब निकाल दिया। मैंने कहा आपने 1 जनवरी 2021 को इन्वेस्टमेंट करी, फिर दिसंबर 21 ईयर एंड आया होगा, दिसंबर 22, 23, 24, 25, 26 और 27। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो आपका सभी डेट्स में सेम रहेगा, क्यों, इन्वेस्टमेंट हमेशा 5 लाख की रहेगी। शेयर कैपिटल आपने कितनी ली, 70% ली थी, इसका 70% ली थी भाई, कितनी थी इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख का 70% करोगे तो कितना आएगा, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख रुपए की आपकी क्या आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। प्री प्रॉफिट्स, जब आपने एक्वायर करा तब प्रॉफिट्स कितने थे, 40,000 रुपीज के। मैंने आपको बताया था प्री प्रॉफिट्स का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो आपने खरीदे हैं, आपके आने के बाद जो प्रॉफिट कमाए गए वो आपने कमाए हैं, लेकिन आपके आने तक जो प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी थी वो आपने खरीदे हैं इस 70% के पैसे देते वक्त, 5 लाख के अंदर। तो 40,000 का 70% आपने खरीदा, तो 40,000 का 70% बनता है 28,000, वो भी आपने खरीदा। तो मैंने कहा 5 लाख रुपए आपने दिए और ये चीजें आपने खरीदी, इतने रुपए का आपको क्या हो गया, नफा नुकसान हो गया। भाई इतने का नफा नुकसान तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, हर साल में, ये थोड़ा ना बदल जाएगा। हाँ, प्री प्रॉफिट्स के बाद जो प्रॉफिट्स आपने कमाए, पोस्ट प्रॉफिट्स वगैरह, वो सब आपकी खुद की अर्निंग है, हेंस वो P&L के अंदर जाता है। फिर उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट के अंदर जाता है, हेंस ये अप टू डेट कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 21 की, तो अप टू दिसंबर 21 तक कैलकुलेट होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 22 की, तो ये अप टू दिसंबर 22 तक कैलकुलेट होगा, एंड सो ऑन। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले तो उनके पास शेयर कैपिटल आ जाएगी 1.5 लाख रुपए की। जनवरी 21 की ही बात कर रहे हैं तो कोई पोस्ट प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि पोस्ट पीरियड अभी आया ही नहीं है। प्री प्रॉफिट थे 40,000 रुपए के, उसका 30% इनके पास था, तो मैंने लिख दिया 12,000 रुपए के प्री प्रॉफिट्स हैं। तो माइनॉरिटी कितने का आ जाएगा, 1,62,000 का। जब दिसंबर 21 आया तो कैपिटल में हिस्सा, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर जाना है, तो भाई कैपिटल में हिस्सा एज इट इज। प्री प्रॉफिट्स कमा रखे थे 12,000 की, फिर आपने लॉस कमाया, लॉस कितने का किया था, 1,25,000 रुपए का लॉस। तो 1,25,000 का 30%, 37,500 का नेगेटिव लॉस लिख दिया। तो नेट माइनॉरिटी कितने का आ गया, 1,24,500। जब आप दिसंबर 22 में आते हो तो आप दिसंबर 22 तक के प्रॉफिट लोगे, क्योंकि आप बैलेंस शीट वैल्यू निकाल रहे हो माइनॉरिटी की, तो आप दिसंबर 22 तक के प्रॉफिट लोगे। आप कहोगे भाई दिसंबर 22 तक की शेयर कैपिटल माइनॉरिटी की 1.5 लाख, प्री प्रॉफिट तो सेम ही रहेंगे 40,000, 12,000। फिर उसके बाद आपने कितने का लॉस कमाया, 1,25 प्लस 2 लाख, क्योंकि दिसंबर 22 तक आप ये दोनों लॉस कर चुके थे। तो कितने का लॉस हो गया, 3,25,000, 1,25,000 प्लस 2 लाख, 3,25,000 का लॉस इनटू 30%, 97,500 का लॉस आपको हो गया। आपकी उस साल की माइनॉरिटी कितनी आएगी, 64,500। ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
दिसंबर 2023 में वही 1.5 लाख की कैपिटल, वही प्री प्रॉफिट्स। अब यहां पर पोस्ट प्रॉफिट पोस्ट लॉसेस कितने हो जाएंगे, 125 प्लस 2 प्लस 2.5, क्योंकि आप दिसंबर 2023 तक की बात कर रहे हो। तो 1,25,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख, 5,75,000 इंटू 30%, 1,72,500 का आपको लॉस होता है। यहां पे आ गई आपकी नेगेटिव माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं दिख सकती, तो आप क्या करोगे, आप इसको पीएनएल होल्डिंग के पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करवा दोगे 10,500 को। ये याद रखना, ये दिसंबर 23 तक की माइनॉरिटी है, 23 तक की, ठीक। फिर उसके बाद आया 2024, वहां पे भी कैपिटल आई, फिर आपका प्री प्रॉफिट्स आए 12,000 के। अब दिसंबर 24 तक आपने कितना लॉस कर लिया था, 125 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस 60, तो 1,25,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 60,000, इसका 30% आता है 1,90,500। ये आपने इतना लॉस कर लिया था। आपकी माइनॉरिटी कितनी लॉस में आ गई, 28,500। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 28,500 दिसंबर 2024 तक की माइनॉरिटी है। इसके अंदर इस 10,500 का इंपैक्ट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि आप एज ऑन डेट निकाल रहे हो। तो आप कितनी ट्रांसफर करोगे होल्डिंग के पास, 28,500, क्योंकि नेगेटिव आप नहीं दिखा सकते। तो नेट माइनॉरिटी कितने की दिखाओगे, 0 की। यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे तो एज इट इज आ जाएगी। जब वो पॉजिटिव आ रही थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर आ जाते हैं दिसंबर 25 पे। भाई वही दिसंबर 25 में 1.5 लाख और 12,000, यहां तक आपने कितना लॉस और प्रॉफिट कमाया, 125 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस 60 प्लस 25 माइनस 25,000 का प्रॉफिट। ये सब लॉसेस हैं, माइनस कर दोगे प्रॉफिट को तो नेट लॉस आ जाएगा। तो 1,25,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख का लॉस प्लस 60,000 का लॉस माइनस 25,000 का प्रॉफिट इंटू 30%, 1,83,000। तो 1,83,000 का माइनॉरिटी का लॉस शेयर। ये कितना नेगेटिव आया, ये आया 21,000। इसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, होल्डिंग को दे दोगे कि भाई होल्डिंग के पास चले जाओ। फिर ये क्या आया दिसंबर 26, अच्छा 21,000 क्या है, दिसंबर 2025 तक का माइनॉरिटी। इसमें ये 28,500 का इंपैक्ट और 10,500 का इंक्लूडेड है, क्योंकि आप एज ऑन डेट की बात कर रहे हो। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। 31 दिसंबर 2024 में वही कैपिटल और 12,000, ये तो सेम रहेगा। यहां तक देख लेते हैं जी। आपने प्रॉफिट कितना 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 लॉस कमाया, 125 का लॉस करा, फिर 2 लाख का लॉस करा, फिर 2.5 लाख का लॉस करा, फिर 60,000 का लॉस करा, फिर 25,000 का फायदा माइनस। फिर उसके बाद 2026 में आपने 50,000 का फायदा करा, माइनस कर दिया, तो 5,60,000 इंटू 0.3, तो 1,68,000, 1,68,000 आपके पास नेट लॉस आया माइनॉरिटी के हिस्से में, माइनस 6,000। अभी भी कहां चला जाएगा, ये होल्डिंग के पास ही चला जाएगा। फिर 2027 की बात करें तो 1,25,000 का घाटा प्लस 2 लाख का घाटा प्लस 2.5 लाख का घाटा प्लस 60,000 का घाटा माइनस 25,000 का प्रॉफिट माइनस 50,000 का प्रॉफिट माइनस 75,000 का प्रॉफिट, 4,85,000 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया इनटू 0.3, तो 1,45,500 का आपको नेट आया माइनॉरिटी के हिस्से में। पॉजिटिव आ गया। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, होल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा, इतनी ही माइनॉरिटी आपके पीएनएल में दिखेगी। तो अगर वो आपसे पूछ रहा था कि भाई माइनॉरिटी कितने कितने दिखेगी, तो पहले इतनी इतनी माइनॉरिटी दिखेगी, इतने सालों में 0 दिखेगी, फिर 16,500 की माइनॉरिटी दिखेगी। फिर उसने आपसे और क्या क्या मांगा था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वाला काम तो हमने कर दिया, लेकिन मैं ना और भी बाकी चीजें कर लाया। मैंने कहा पूरा क्वेश्चन ही समझ लेंगे। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा उसकी बात करते हैं। मुझे बताओ, ये भी तो बैलेंस शीट की ही आइटम है, तो यहां पर भी आप क्या लोगे, एज ऑन डेट की ही बात करनी है। तो मैंने कहा होल्डिंग के जो प्रॉफिट्स होंगे वो आपको गिवन नहीं है, तो मैंने 0 कर दिए। पोस्ट प्रॉफिट, तो जनवरी के अंदर तो कोई भी पोस्ट प्रॉफिट आप नहीं कमाओगे, तो वो 0 कर दिया। उसके बाद आपने कितना लॉस कमाया था, आपने 125 का लॉस कमाया था, उसका 70% 87,500 का मैंने होल्डिंग को दे दिया। तो होल्डिंग के कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में कितना इंपैक्ट आ जाएगा, 87,500 का इंपैक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने लॉस कमाया 125 का लॉस प्लस 2 लाख। मैं क्यों कर रहा हूं प्लस 2 लाख, क्योंकि मैं रिजर्व एंड सरप्लस निकाल रहा हूं, जो एक बैलेंस शीट आइटम है,
जो एक एज ऑन डेट बेसिस पे निकलती है। तो मैंने इसलिए जोड़ दिया, 125 प्लस 2 टोटल लॉस हो गया 325, इसका 70% 2,27,500 का मेरा लॉस आ गया होल्डिंग के पास, और ये नेट नेट मेरा चला जाएगा कंसोलिडेटेड रिजर्व के अंदर। फिर उसके बाद 1,25,000 का लॉस, 2 लाख का लॉस और 2.5 लाख का लॉस इंटू 70%, 4,02,500 का लॉस होल्डिंग के पास आया, प्लस 10,500 जो माइनॉरिटी का ट्रांसफर हुआ था थ्रू P&L वो आएगा, तो नेट जाएगा 4,13,000। फिर उसके बाद 1,25,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 60,000, 6,35,000 का लॉस, उसका 70% 4,44,500 और 28,500 माइनॉरिटी का आया, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में कितना जाएगा 4,73,000। फिर उसके बाद 1,25,000 का लॉस प्लस 2 लाख का लॉस प्लस 2.5 लाख का लॉस प्लस 60,000 का लॉस माइनस 25,000 का गेन, तो 610 इंटू 70% 4,27,000 का होल्डिंग के पास आएगा, 21,000 माइनॉरिटी का, तो 4,48,000 आपका टोटल चला जाएगा। फिर उसके बाद 1,25,000 का लॉस प्लस 2 लाख का लॉस प्लस 2.5 लाख का लॉस प्लस 60,000 का लॉस माइनस 25,000 माइनस 26 में लॉस कितना, प्रॉफिट कितना कमाया 50,000 इंटू 70% 3,92,000 आपका चला जाएगा होल्डिंग के पास, 6,000 माइनॉरिटी से 398। फिर उसके बाद 1,25,000 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस 60 ये लॉसेस आ गए, माइनस आपके पास एनुअल प्रॉफिट आया था 25 का, फिर प्रॉफिट आया 50 का, फिर प्रॉफिट आया 75 का इंटू 70% 3,39,500, माइनॉरिटी से कुछ आया नहीं, इतने का आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चला जाएगा। ये सब मैंने एज ऑन डेट निकाला है। अब वो आपसे पूछता है, अगर मान लो कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो पेरेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। ये लिख रहा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये किस लिए होता है, ये होता है फॉर द पीरियड। जब आप P&L बनाते हो तो ये लिखते हो ना फॉर द पीरियड, और बैलेंस शीट बनाते हो तो लिखते हो एज ऑन डेट। तो अब आपको फॉर द पीरियड जो आपने कमाया उसकी बात करनी है। तो भाई आपने कितने कितने प्रॉफिट एंड लॉसेस कमाए, 1, 25, 2, 2.5, 60, फिर 25 का फायदा और 50 का फायदा और 75 का फायदा। पेरेंट का शेयर है 70%, यहाँ पे तो पोस्ट प्रॉफिट जीरो ही आएगा, तो वो मैंने लिख दिया भाई पेरेंट को कितना कितना मिलेगा 87,500। 1,25 का 70% निकालोगे तो 87,500 का लॉस, 2 लाख का 70% 1,40, तो इन सब का 70% मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास पेरेंट का लॉस का शेयर आ गया जो उसको मिला। फिर उसके बाद माइनॉरिटी की वजह से क्या क्या मिला, पहले साल वाइटेड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस एज ऑन डेट माइनॉरिटी ने आपको सौंपा कितना, कहाँ गया भाई माइनॉरिटी का लॉस 0, तो माइनॉरिटी का लॉस यहाँ पे 0 आ गया, आपका टोटल 87,500 आ गया। दूसरे साल भी 0, आपका टोटल आ गया 1,40,000। तीसरे साल माइनॉरिटी ने आपको पहली बार 10,500 दिए, तो आपने इसकी क्या एंट्री डाली होगी, आपने डाला होगा P&L अकाउंट डेबिट टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव आ रही थी, तो आपने 10,500 यहाँ पर आके बुक कर लिए, 1,85,500 आपका टोटल P&L का इंपैक्ट आ गया। फिर उसके बाद अगले साल 28,500, ये मैंने आपको क्या बोला था, ये है एज ऑन डेट। अगर आपको ड्यूरिंग द पीरियड निकालना है तो आप कहोगे 28,500 माइनस ओपनिंग आप दे चुके हो 10,500, तो ड्यूरिंग द पीरियड कितने निकलेगा 28,500 माइनस 10,500, 18,000 का एडिशनल दिया, 10,500 ऑलरेडी दे चुके थे, 18,000 और दिया, तो टोटल कितना हो गया 28,500। ये मैं बोल रहा था एज ऑन डेट है, तो P&L के लिए आपको 18,000 लेना पड़ेगा, एंड योर P&L इंपैक्ट विल बी 42,000 का खुद का लॉस, 18,000 माइनॉरिटी ने दे दिया तो 60,000, फिर यहां पर 21,000 हो गया, तो 28,500 माइनस 21,000 आपको कितने का फायदा दिया, 7,500 का फायदा दिया। यहां पहले 28,500 से अब एज ऑन डेट 21 हो गया ना, तो 7,500 का फायदा दिया, तो यहां पे 7,500 का फायदा P&L के अंदर चला जाएगा, और 17,500 का आपका फायदा आ रहा था, 7,500 का ये फायदा, टोटल हो गया 25। यहां पर फिर 6,000 हो गया, 21 से 6 तो 15,000 का फायदा दिया, और 35 का आपका आ रहा था प्रॉफिट का हिस्सा, टोटल हो गया 50। यहाँ पे नील हो गया, तो 6,000 माइनस 0, तो 6,000 का फायदा दिया, 52,500 आ रहा था, 52,500 प्लस 6,000 58,500। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ यू गाइस फील के भाई हमें नहीं समझ में आया, हमें डाउट है, कोई दिक्कत है, तो मुझे कमेंट करना, इसका पूरा सॉल्यूशन एक बार या तो लाइव आके कर लेंगे या फिर एक अलग वीडियो बना देंगे और इलेबोरेटेड, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। बढ़ते हैं आगे।
वो कहता है अल्फा लिमिटेड एक रिटेल शॉप है अंडर सुपरविजन ऑफ अ मैनेजर, द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट अ सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट एट 25% थ्रू आउट द ईयर टू 31 मार्च 2025। तो ठीक है भाई, वो ब्रांच को बेचते होंगे 25% लगा के, हमें क्या दिक्कत है। ब्रांच मैनेजर को कमीशन मिलनी है 10% ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय हिज ब्रांच calculated before charging his commission but subject to a deduction from such commission equal to 25% of any ascertained deficiency of branch stock। तो कहता है कि भाई 10% मिलेगा, लेकिन जो डेफिशिएंसी स्टॉक की आएगी वो 25% घटाने के बाद। आपको ये डिटेल दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट दे रखा है तो 25% जोड़ दोगे तो ब्रांच के लिए आ जाएगा। गुड्स एंड कॉस्ट दे रखा है तो 25% जोड़ दोगे तो ब्रांच के लिए आ जाएगा। सेल तो सेलिंग प्राइस पे ही होगी। मैनेजर कमीशन अब तक कितनी दे चुके हो। एक्सपेंस तो एक्सपेंस होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक अकाउंट बनाओगे, डेफिशिएंसी आ जाएगी, उसका 25% निकालोगे तो मैनेजर को कितना बियर करना है वो आ जाएगा। कमीशन निकाल के माइनस डेफिशिएंसी माइनस 2400 करके कमीशन आ जाएगी। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं नहीं चाहता ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो ताकि आप लोगों को दिक्कत आए, क्योंकि हमें ना कैश फ्लो भी करना है। तो देखो जी, ओपनिंग स्टॉक जो वैल्यू आ रही थी उसके अंदर जोड़ दिया, वो उसने कहा था 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 4 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितने की हुई, 3 रुपए की कॉस्ट हुई। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट हो गया। 3 रुपए की कॉस्ट, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो इसलिए 1/3 ले रखा है, 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो आ गया इतना। गुड्स एंड 289,680 प्लस 1/3 जोड़ा तो आ गया इतना। ये सब क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस पे आ गया 25% जोड़ के। जो ब्रांच को देते हो तो उसको क्या बोल देते हो, इनवॉइस प्राइस। सेल तो उसी वैल्यू पे थी, क्लोजिंग स्टॉक भी उसी वैल्यू पे था। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल कर आ गई, आपकी डेफिशिएंसी निकल करके आ गई। फिर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या बनाया, ब्रांच अकाउंट बनाया। भाई ओपनिंग स्टॉक जो था वो लिखा एज इट इज, गुड्स एंड जो थे वो लिखे एज इट इज, एक्सपेंसेस जो इनकर करे थे टू बैंक भी लिख सकते हो वो लिखे, सेल जो थी वो लिखी, क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया वो लिखा। फिर ओपनिंग स्टॉक 99,648 का 1/4 कर दोगे तो सीधा आपका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। उसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का 1/4 कर दोगे तो सीधा आपका क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व आ जाएगा। 386 का 1/4 कर दोगे तो इसका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। तो जो बचा आपके पास वो क्या आ गया, प्रॉफिट। 99,648 का 25% करोगे तो सीधा ये आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया 40,240 का। इस पे 10% कमीशन उसको मिलनी है 40,240 पे, तो 4024 की उसको कमीशन मिलनी है। आपको माइनस करना था 25% ऑफ स्टॉक डेफिशिएंसी इन स्टॉक, तो 1280 का 25%। कहाँ गया भाई, कैलकुलेट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन बट सब्जेक्ट टू डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन इक्वल टू 25% ऑफ एनी असर्टेन डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच स्टॉक। तो जो भी आपको स्टॉक आएगा, तो अब जो आपको भाई यहाँ पर स्टॉक आया हुआ है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 1280। ये भी किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है। तो 1280 से पहले आपको 25% हटाना पड़ेगा, कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। तो लेस 25%, वो आ गया 960। फिर उसका 25% इंटू 25%, तो वो आ गया 240। तो 4024 माइनस 240 आपके पास आ गया 3784 की इतनी कमीशन बनती थी, 2400 दे दी, इतनी और दे दोगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैंने ऑडिट करा दिया आपको ये क्वेश्चन। बाकी किसी को लगे कि करा दो तो मैं पूरा भी करा दूंगा, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको पूरा क्वेश्चन करवाना है, देन लाइव आके या फिर वैसे एक वीडियो डाल के हम इसको भी करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो कहता है ए लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है 50,000 शेयर्स की 100 रुपए के हिसाब से। एच लिमिटेड एक्वायर करता है 15% शेयर ए लिमिटेड में 1 अप्रैल को, और फिर वो 5,000 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर भी खरीद लाता है 100 रुपए के हिसाब से। ये कन्वर्टेबल हो जाएंगे एट पार इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर 3 ईयर। क्या बताओ, एज पर AS 23 ए लिमिटेड एक एसोसिएट है एच लिमिटेड की या नहीं। तो भाई साहब वोटिंग राइट तो आपके पास 15% का ही है ना, कंट्रोल तो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स का देखते हैं, एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग का, तो वो तो आपके पास 15% ही है, जो कि कम है 20% से। तो अनलेस एंड अदरवाइज आप प्रूफ कर दो कि 15% में मुझे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो हम मान लेंगे एसोसिएट है, अदरवाइज तो यही है कि एसोसिएट नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है समराइज बैलेंस शीट ऑफ फ्लोरा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और 25 आपको ही गिवन है, ठीक है। तो फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कुछ व्हीकल वाज सोल्ड फॉर दिस, न्यू परचेज वर मेड, अ पार्ट ऑफ टोटल लैंड वाज सोल्ड फॉर 5 लाख। तो ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, हम इसको बनाएंगे लेकिन वीडियो के अंत में बनाएंगे, ताकि जिसको पूरा एमटीपी करना है पहले वो फ्री हो जाए,
फिर उसके बाद हम इसको कर लेंगे। लेकिन आपको करना कैसे है, तो सबसे पहले जितनी भी ये आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, इन सबके क्या बना लो, इन सबके लेजर्स बना लो। सबके लेजर बनाना, लेजर बनाने में कंजूसी ना करें प्लीज। जिसका चाहे आपको समझ लग रहा हो कि हाँ बनाऊं ना बनाऊं, डिलेमा में आ गए, तब भी बना देना। जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी है उसका 100% बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर रिजर्व एंड सरप्लस का भी लेजर बनाना, ताकि आपको पीबीटी तक आप पहुंच सको। एडजस्टमेंट का बनाना स्टेप नंबर 2, प्रपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाना। देन उसके बाद वो सारे लेजर बनाने के बाद अपने कैश फ्लो के ऊपर जाना, जो जो कैश की आइटम आपको लेजर में मिलेंगी वो सब कैश फ्लो के अंदर डाल देना। ऑपरेटिंग मेथड आपको पता है, ऑपरेटिंग के लिए इनडायरेक्ट मेथड आपको पता है, पीबीटी प्लस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग ऐड करते चले जाना, आपका बन जाएगा। वीडियो के अंत में इसको सॉल्व करेंगे, बट जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम उसको अंत में सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो जी, तो द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025 आर एज अंडर, आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। फिर उसके बाद बी लिमिटेड डिक्लेयर एंड पे 6 रुपीज पर शेयर एज ए डिविडेंड। अच्छा, अब भाई इस क्वेश्चन में ना कुछ ना फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है। तो जो मुझे ऐसा जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अगर आप देखोगे हर एक चीज 6 टाइम्स है इन अकॉर्डेंस विद सोल्यूशन, तो वो मैच नहीं कर रही कुछ चीजें। तो पहली दिक्कत तो क्या है कि भाई बी लिमिटेड ने डिक्लेयर करा 6 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड। अगर उसके नंबर ऑफ शेयर आप निकालते हो तो 1,44,00,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 14,40,000 इंटू 6 अगर आप करते हो, 14,40,000 इंटू 6 यदि आप करते हो तो वो आता है 14,40,000 इंटू 6, 86 लाख रुपीज में 86,40,000। अब उसके पास पैसे पड़े हैं 18 लाख, वो इतना डिविडेंड दे ही नहीं सकता बी लिमिटेड। दूसरा, उसके टोटल रिजर्व भी नहीं है इतने, वो 49,20,000 है, वो 86 लाख रुपए का कहां से डिविडेंड दे देगा। तो एक तो ये गड़बड़ है। तो जब मैंने फिर इसका सॉल्यूशन देखा तो भाई देखो उन्होंने डिविडेंड कितना काउंट कर रखा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अ, 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 ये 14,40,000 काउंट कर रखा है। तो 1 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उन्होंने ले रखा है, ना कि 6 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 6 के हिसाब से पे ही नहीं हो पा रहा। 6 के हिसाब से अगर पे करोगे तो ना तो उतने पैसे हैं ना उतना रिजर्व है। फिर उसके बाद जब मैंने आगे पढ़ा, मैंने कहा ठीक है ये तो डिस्क्लोजर की बात हो गई। अगर आप इस पॉइंट को पढ़ते हो कि भाई ए लिमिटेड की वैल्यूएशन कितनी है 108 की, बी लिमिटेड की वैल्यूएशन कितनी है 72 की, अगर आप इससे पीसी निकालने की कोशिश करते हो तो भाई ए लिमिटेड के शेयर कितने आ रहे हैं 1,80,00,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 18 लाख शेयर इसके हो गए। तो 18 लाख शेयर इंटू 108 प्लस बी लिमिटेड के थे 14,40,000 शेयर 14.4 इंटू 72, तो आपकी टोटल पीसी आएगी 18 इंटू 108 1944, 14.4 इंटू 72 1036.8, टोटल पीसी आपकी निकल कर आएगी 2980.8 लाख। लेकिन जब आप सॉल्यूशन की तरफ देखते हो तो वो ये आंसर आता है विच इज 324 प्लस 172.8 496.8। ये पीसी इनकी आ रही है और हमारी आई है 2980.8, अगर हम ये वैल्यूज कंसिडर करते हैं। मजे की बात है इन्होंने लिखी यही वैल्यूज हैं बट आंसर अलग आ रहा है। अगर आप देखोगे 496.8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2980.8 जो आपका अमाउंट आ रहा है। तो जो समझ में आ रहा है अपेरेंटली, वो क्या समझ में आ रहा है कि इन लोग ने क्या किया होगा, कोई एग्जिस्टिंग क्वेश्चन होगा उसको 6 टाइम्स कर दिया, पूरे क्वेश्चन को 6 टाइम्स कर दिया होगा। तो तभी देखो डिविडेंड भी है वो 6 टाइम्स हो रखा है, एंड आपकी मैक्सिमम कैलकुलेशंस भी जो है वो 6 टाइम हो रखी है। शायद ऊपर कहीं कुछ गलती वलती कर दी होगी तो वो दिक्कत आ गई होगी। तो जो अपेरेंटली समझ में आ रहा है, तो अगर आप इनके सॉल्यूशन के हिसाब से जाते हो तो फिर इसका मतलब ये वाली वैल्यूज जो हैं 108 नहीं है, इसको डिवाइड बाय 6 कर लो, 108 डिवाइड बाय 6, तो आप मान लो कि भाई ये 18 होगी और 72 डिवाइड बाय 6 ये फिर 12 होगी। अगर आप इससे करते हो तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 लाख इंटू 18 324 और 14.4 इंटू
12 तो 172.8, देन आपकी पीसी आ जाएगी 496.8 की। एंड देन फिर आप नेट एसेट अगर आप जब निकालोगे तो नेट एसेट क्या हो गई इन सबका टोटल, तो वो आ जाएगा 180 लाख प्लस 144 लाख प्लस 24 लाख प्लस 37.2 लाख प्लस 30 लाख प्लस 19.20 लाख प्लस 21.60 लाख। टोटल आ गया इनका 456 लाख। और इसमें से आपने 12 लाख की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ये रहा एक पॉइंट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का, वो माइनस कर दिया। और कितने की डिविडेंड माइनस करा था, 14,40,000 का आपने डिविडेंड माइनस करा था, 14.4 का आपने डिविडेंड हटा दिया। उससे आपकी नेट एसेट कम हो जाएगी 14.4 से, तो ये आ जाएगी 429.6 की आपकी क्या आ जाएगी नेट एसेट आ जाएगी। आपकी पीसी कितनी आ रही है, पीसी आपकी आ रही है 2980.8 डिवाइड बाई 6, 496.8 की आपकी पीसी आ रही है। और नेट एसेट है आपके पास 429, तो 429 इसमें से माइनस करोगे 0.6, पीसी मैंने कितनी माइनस करी है 496.8, 496.8 मैंने पीसी माइनस करी, तो मेरे पे नेट गुडविल आ गई 67.2। आप अलग अलग निकालोगे तो उसकी गुडविल उसका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा जैसे सॉल्यूशन में दे रखा है। फिर उसके बाद उसने एक पॉइंट दिया है कि लिक्विडेशन एक्सपेंस 3 लाख प्लस 1,80,000 जेड लिमिटेड ने बॉन्ड करे हैं, तो ये क्या एंट्री डालेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो कितना है 4.8। तो जैसे ही आप इसके अंदर 4.8 की गुडविल और जोड़ोगे प्लस 4.8, तो आपकी टोटल गुडविल आ जाएगी 72 लाख रुपए की, जो आपके सॉल्यूशन के अंदर भी आ रही है, जो आपके सॉल्यूशन के अंदर भी आ रही है। तो मुझे अपारेंटली ये सब क्या कहते हैं एरर्स दिखाई दिए, क्योंकि आप देखो अगर आप यहाँ पीसी देखते हो तो भाई 18 लाख एग्जिस्टिंग शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू 108 है, तो 18 इंटू 108 करोगे तो 1944 आएगा, ना कि 324। और ये 6 टाइम्स है उसका, अगर इसका 6 टाइम्स कर दोगे 324 का तो 1944 आ जाएगा। तो माइट भी उनसे क्वेश्चन बनाने में कहीं गलती हुई होगी। बाकी अगर कोई क्लेरिफिकेशन आता है देन आप लोगों को उसका पता चल जाएगा इसी चैनल के थ्रू, बट जो मुझे अभी तक समझ में आया सवाल देख के वो यही चीज समझ में आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो थ्योरी वाले पार्ट हैं, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक पॉइंट है, वुडन प्लाईवुड लिमिटेड हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 5% इन प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर 24-25। कंपनी ने यूज करा 16,000 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 190। एट द एंड ऑफ ईयर 950 मेट्रिक टन वेस्ट वॉज इन स्टॉक। द अकाउंटेंट वांट टू नो द वेस्ट टू बी डिटेन इन द बुक्स। आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना है और ट्रीटमेंट बतानी है नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की। तो नॉर्मल लॉस आप क्या करते हो, अपनी इफेक्टिव कॉस्ट बढ़ा देते हो नॉर्मल लॉस के अंदर। एबनॉर्मल लॉस कहां लेके जाते हो, पी&एल में। कैसे आता है, क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस इनटू इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, जो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट निकलती है वो। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालते हो, आओ जरा इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकालें। तो आपने कितने का खर्चा करा, आपने कंपनी ने नॉर्मल बेसिस 5% होती है, 16,000 मेट्रिक टन यूज करा 190 रुपए के हिसाब से। मान लो इतना दुकान से खरीद के लाए 190 रुपए के हिसाब से, रास्ते में ट्रक चलता है, माल गिरता है, तो 16,000 का 5% लॉस हो जाता है। तो यानी कि बचता कितना है, 16,000 का 95% ही घर तक आ पाता है। तो 16,000 इंटू 190, 34 लाख, 30,40,000, और 16,000 इंटू 95%, 15,200, तो 16,000 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 190 डिवाइडेड बाय 15,200, तो ये आ गया 200। तो आपका इफेक्टिव कितना आ गया 200। आपकी एक्चुअल वेस्टेज कितनी हुई है, 950 की आपकी एक्चुअल वेस्टेज हुई है। आपको पता है कि नॉर्मली कितनी वेस्टेज हो जाती है, नॉर्मली हो जाती है 800 की, तो 150 की आपकी वेस्टेज एक्स्ट्रा हुई है, इंटू 200 कर दोगे 30,000, तो 30,000 आपका क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, पी&एल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो दिस इज, ये आपका एमटीपी है जो ओवर होता है। हमने आपसे कहा था लास्ट में करेंगे कैश फ्लो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। कहाँ गया कैश फ्लो, ये रहा भाई। आओ जरा कैश फ्लो का क्वेश्चन भी कर लेते हैं सॉल्व।
यहाँ कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको कहा था सबसे पहला काम आप क्या करना, सबसे पहला काम आप जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी हैं उन सबके लेजर्स बना देना। आओ जरा वर्किंग नोट्स बनाएं। बताओ जी। ये तो चलो बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहला वन ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है। व्हीकल के बारे में आपको क्या क्या दे रखा है, व्हीकल का अकाउंट दे रखा है, तो शांति से व्हीकल्स का अकाउंट बना लो। सबसे पहला काम लेजर बना लो। लो जी, ये बना दिए मैंने, व्हीकल का लेजर बना दिया। उसके बाद अ पार्ट ऑफ टोटल लैंड, लैंड का भी खाता बना लो। आपने देखा मैंने अभी कुछ सवाल भी नहीं पढ़ा, मैंने कहा सिर्फ जो जो एडजस्टमेंट दे रखी हैं पहले उसके खाते बना लो। लैंड के बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर का भी दे रखा है और व्हीकल का भी दे रखा है। व्हीकल आप बना ही रहे हो, फर्नीचर एक्स्ट्रा बना लो। तो आओ जरा फर्नीचर। फिर उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, जो डिविडेंड के लिए आपको कुछ दे रखा है, चलो डिविडेंड का भी खाता बना लो। डिविडेंड पेबल। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है, उसका भी खाता बना लो। फिर उसके बाद डिबेंचर रिडीम हुए हैं, डिबेंचर्स का भी खाता बना लो। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी खाता बना लो। फिर इंटरेस्ट इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट इनकम का भी खाता बना लो। ठीक, ये बना लिए मैंने खाते। अब जिस जिसके खाते बनाए हैं उस उसके बैलेंसेस लिख लेते हैं। व्हीकल का बनाया है भाई, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। तो व्हीकल है 1,12,000 से 88,000, तो टू बैलेंस डी डी 1,12,000 बाय बैलेंस सी डी 88,000। व्हीकल के बाद आपने बनाया है लैंड, लैंड के लिए है 24 लाख का ओपनिंग और 23 लाख का क्लोजिंग। टू बैलेंस बी डी 24 लाख बाय बैलेंस सी डी 23 लाख। फिर उसके बाद आपने अगला खाता किसका बनाया है, फर्नीचर। फर्नीचर के लिए आपको क्या बोला गया है, 1,76 ओपनिंग, 1,92 क्लोजिंग। टू बैलेंस बी डी 1,76 बाय बैलेंस सी डी 1,92,000। फिर उसके बाद फर्नीचर के बाद आपने डिविडेंड पेबल का अकाउंट बनाया है। डिविडेंड पेबल की आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? डिविडेंड 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 डिविडेंड, नहीं, डिविडेंड के लिए आपको कोई पेबल वेबल गिवन नहीं है। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का आपने बनाया है। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग है 44, क्लोजिंग है 72। बाय बैलेंस बी डी 44,000, टू बैलेंस सी डी 72,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद आपने डिबेंचर अकाउंट बनाया है। डिबेंचर का ओपनिंग है 12 लाख, क्लोजिंग है 0। बाय बैलेंस बी डी 12 लाख, टू बैलेंस सी डी 0। फिर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी बनाया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या बैलेंस है, ये रहा जी, 4,40,000 और 2,40,000। टू बैलेंस बी डी 4,40,000
बाय बैलेंस CD 2,40,000। फिर एक इंटरेस्ट इनकम का भी खाता बनाया है। इंटरेस्ट इनकम कुछ है क्या? नहीं जी, इंटरेस्ट इनकम का कोई बैलेंस नहीं गिवन, तो ओपनिंग क्लोजिंग उसके लिए जीरो ही हो गया। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग उसके लिए जीरो हो गया। चलो जी, फिर उसके बाद जब सभी एडजस्टमेंट के खाते बना लोगे, फिर मैंने कहा था सभी रिजर्व्स एंड सरप्लस के भी खाते बनाना। आओ जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस के भी खाते बना ले। तो एक तो आपको रिजर्व में दे रखा है जर्नल रिजर्व, P&L अकाउंट और कैपिटल रिजर्व, तो ये तीनों अकाउंट बना लो। जर्नल रिजर्व, P&L अकाउंट और कैपिटल रिजर्व। बताओ जी, जर्नल रिजर्व का कितना बैलेंस दे रखा है? जर्नल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 240, क्लोजिंग है 360। बाय बैलेंस BD 2,40,000। टू बैलेंस CD 3,60,000। P&L अकाउंट का बैलेंस है 2,08,000 और 372। बाय बैलेंस BD 2,08,000। टू बैलेंस CD 3,72,000। कैपिटल रिजर्व ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 3 लाख। कैपिटल रिजर्व बाय बैलेंस BD 0। टू बैलेंस CD 3 लाख। तो मैंने वादे अनुसार जितने भी एडजस्टमेंट थी उनके खाते बनाए। नंबर 2, उस मैंने क्या करा, जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा था उनके खाते बनाए। नंबर 3 स्टेप, जो जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो सब करनी शुरू कर दो। वो कहता है अप्रैल में वन ऑफ द व्हीकल वाज सोल्ड फॉर 12,000 और कोई परचेजेस हमने नहीं करी, तो व्हीकल के खाते में आपने एक व्हीकल बेच दिया। अप्रैल में ही आपने वो व्हीकल बेच दिया, कितने का? 12,000 का। सोल्ड फॉर 12,000, ठीक है। तो 12,000 का व्हीकल बेच दिया, तो बाय बैंक 12,000 का आपने व्हीकल बेच दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ पार्ट ऑफ टोटल लैंड वाज सोल्ड फॉर 5 लाख एंड द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड। कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस लैंड। नो न्यू परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो कहता है एक लैंड 5 लाख का बेचा, तो लैंड जब बेचोगे तो यहां लिखोगे बाय बैंक कितने का? 5 लाख रुपए का। फिर उसने कहा था कि लैंड रिवैल्यू कराया है, बैलेंस लैंड को रिवैल्यू करा, और बैलेंस कहां पड़ा है? कैपिटल रिजर्व में। जो कैपिटल रिजर्व है वो सारा का सारा रिवैल्यूएशन की वजह से ही है। तो कैपिटल रिजर्व का भी खाता आपने बनाया था, हाँ जी ये रहा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? बाय लैंड 3 लाख रुपए। यही तो वो बोल रहा है कि जितना बैलेंस लैंड था हमने उसे रिवैल्यू कर दिया, और वो कहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल रिजर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो लैंड के यहाँ पे भी आप लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व 3 लाख। तो मैंने क्या करा? सिंपल, मैंने जितनी भी एडजस्टमेंट थी पहले उसके खाते बनाए। नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस जितने भी थे उनके खाते बनाए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक एडजस्टमेंट कर रहा हूं और उसको खातों में पोस्ट करे जा रहा हूं बस। वो कहता है डेप्रिसिएशन लगा दो फर्नीचर पे 20,000 का, तो फर्नीचर अकाउंट आपने बनाया था, लो लगा देते हैं जी, बाय डेप्रिसिएशन 20,000 का। फिर उसने कहा व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लगा दो 8800 रुपए का, लो लगा दिया, बाय डेप्रीसिएशन 8800 रुपए। फिर उसके बाद उसने कहा आपने ये एडजस्टमेंट भी कर दी, ये भी कर दी, ये भी। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड अकाउंट आपने बनाया था, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग 0 था, लेकिन उसने कहा है कि आपने इंटरिम डिविडेंड पे करा है। कितना इंटरिम डिविडेंड पे करा है? 20,000 रुपए का। तो लो जी, मैंने खाते में डाल दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर 24-25 कितना है? 64,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने क्रिएट करना है बाय P&L 64,000 का। तो लो जी, मैंने इसकी भी ट्रीटमेंट कर दी। वो कहता है 8% डिवेंचर रिडीम करें एट पार आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30 सितंबर 2024। तो आपने आधे साल की पेमेंट कर दी होगी इंटरेस्ट की, उसके बाद आपने 8% डिवेंचर जो है रिडीम करे हैं। डिवेंचर अपने खाता बनाया है, क्लोजिंग 0 है, तो यहां पे टू बैंक 12 लाख। उस
रिडीम आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30 सितंबर 2024। तो यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का आपने ब्याज पे करा होगा 12 लाख पे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं बनाया क्या आपने? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट के लिए क्या ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है? नहीं दे रखा, क्योंकि पेमेंट कर दी। तो आओ एक खाता और बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? यहीं बगल में लगा देते हैं, 8% डिवेंचर के बगल में बना लो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, खाते बनाने में कंजूसी नहीं। उसने कहा कि हमने आधे साल का ब्याज पे करा है, तो 12 लाख का 8% डिवाइड बाय 2, 48,000 रुपए का आपने ब्याज जो है वो पे करा होगा। लो, मैंने एक एडजस्टमेंट की पढ़ी नहीं थी, तो जब पढ़ी फिर उसका खाता बना लिया। पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 32,000। कहाँ गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? भाई प्रॉफिट हो गया बेच के। तो प्रॉफिट कहाँ लिखते हो? यहां लिखते हो, टू पी एंड एल अकाउंट, 32,000। इंटरेस्ट इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 26,000। तो इंटरेस्ट इनकम जब आपको मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, ओपनिंग क्लोजिंग जीरो है, तो बाय बैंक कितना? 26,000। 26,000। तो मैंने सारी ट्रांजेक्शन भी पोस्ट कर दी, ठीक। अब अब आपको क्या करना है? अब आपको खातों को बस मैच कराना है, मतलब खाते को आपको वो फाइनलाइज करना है। आओ जरा एक एक करके फाइनलाइज करें, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट बची नहीं है। तो मैं अब लूंगा पिंक पेन, ठीक है। तो 1,12,000 माइनस 12,000 माइनस 8800 माइनस 88,000, तो 3200 का बैलेंस बच रहा है। 3200 क्या होगा? बाय, उसने क्या बोला था आपको? व्हीकल बेचा है 12,000 का, ठीक है। तो उस पे गेन या उस पे लॉस होगा बाय पी एंड एल 3200, क्योंकि और कोई परचेज और सेल आपने नहीं करी है। लैंड की बात कर लेते हैं। 5 लाख प्लस 23 लाख माइनस 24 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख रुपए का बैलेंस बच रहा है। लैंड के लिए उसने बोला था 5 लाख। पार्ट ऑफ लैंड सोल्ड फॉर 5 लाख, जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख। अच्छा, हमने ये ट्रीट नहीं करा भाई, माय बैड। 5 लाख जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। तो 1 लाख रुपए का आपको क्या हो गया? गेन हो गया। गेन कहाँ आता है? यहाँ आता है। लो, लैंड भी मैच हो गया 1 लाख रुपए से। तो 24 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख माइनस 28 लाख, ठीक। आओ जी फर्नीचर की भी बात कर लें। 1,76,000 माइनस 20,000 माइनस 1,92,000, तो 36,000। फर्नीचर के लिए कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन। तो टू आपने क्या करा होगा? बैंक खरीदा होगा फर्नीचर 36,000 का। ये बच्चे कह रहे हैं ये मैच नहीं हो रहा। 12,000 प्लस 8800 प्लस 3200 प्लस 88,000 हो तो रहा है। फिर उसके बाद डिविडेंड पेबल, इसको भी मिला दो। तो ये क्या डाला होगा आपने? बाय पी एंड एल अकाउंट 20,000। पी एंड एल अकाउंट आप बना भी रहे थे, ये रहा जी। टू डिविडेंड 20,000, ठीक है। डिविडेंड तक हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको भी मिला दो। 44,000 प्लस 64,000 माइनस 72,000, 36,000। ये क्या आ जाएगा? टू बैंक। ये आपने प्रोविजन फॉर टैक्स की पेमेंट कर दी। डिबेंचर्स खत्म हो गया, बैच हो गया 12-12 से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। 4,40,000 माइनस 32,000, सॉरी 4,40,000 प्लस 32,000 माइनस 2,40,000 बाय बैंक। कितने की आपने बेची होगी? 2,32,000 की। ये आपने पूरी ट्रीट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची है 32 की, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट इनकम थी, वो हमने ट्रीट कर ली। इंटरेस्ट इनकम बाय बैंक 26,000। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा टू पी एंड एल 26,000, टू पी एंड एल 26,000। जर्नल रिजर्व को भी मिला दो। 2,40,000 माइनस 3,60,000, 1,20,000, सॉरी 1,20,000 बाय पी एंड एल। तो पी एंड एल में यहाँ आ जाएगा टू जर्नल रिजर्व
1,20,000। एक खाता बगल में भी बनाया था, ये राजी, बाय P&L 48,000। ठीक है जी। तो खाते सारे बंद कर दिए, लास्ट में क्या रह गया? P&L, ये तो बंद ही है पहले से ही, लास्ट में रह गया P&L। तो बताओ जी, 3,72,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 माइनस 2,08,000। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी बाय प्रॉफिट अर्न, नेट प्रॉफिट, ये कितना आ गया? 3,04,000। ये पैट होता है आपका, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आओ जरा मैं आपको सॉल्यूशन से भी गो थ्रू करा दूं। तो आपका पीबीटी कितना आएगा? उसने पीबीटी ले रखा है, तो आओ जरा पीबीटी निकाल लेते हैं। आप कहोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उससे पेन से लिखो, ब्लैक से लिख देते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है आपका? 3,04,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ये रहा 64,000। तो पीबीटी कितना आ गया आपका, जिससे आप शुरू करते हो? वो आ गया 3,68,000। कितना आ गया? 3,68,000। यहाँ पर उन्होंने यही ले रखा है, 3,68,000। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जरा एक बार फटाफट से लिख लेते हैं क्या चीज कहाँ जाएगी। भाई व्हीकल में बैंक अकाउंट है, ये आपने व्हीकल बेच दिया, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस हो जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। P&L ये आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। लैंड कैपिटल रिजर्व कोई ट्रीटमेंट नहीं है, P&L आपको गेन हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। लैंड बेचा है, पैसे आए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। फर्नीचर बेच खरीदा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। डिविडेंड आपने P&L आपने ट्रीट कर दिया, डिविडेंड को आपने P&L खर्चे में डाल दिया। बैंक आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने डिविडेंड पे करा है। टैक्स आपने पे करा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, इसको आपने ऐड कर दिया अपने प्रॉफिट में, फॉर पीबीटी है ये। फिर उसके बाद 8% डिवेंचर रिडीम कराए हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, जो पेमेंट करी है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगी। P&L से जो इनकम आई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी। इंटरेस्ट इनकम आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस हो जाएगी, जो रिसीव करी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएगी। जर्नल रिजर्व का कोई दिक्कत नहीं है, P&L की कोई दिक्कत नहीं है। चलो बस अब जो जो लिखा है वो कर दो। व्हीकल, काला पेन, व्हीकल पे आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहां से शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल कितना है? 12,000। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन जोड़ना है जी, ऐड डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल, वो कितना है? 8800। फिर उसके बाद लॉस भी जोड़ना है, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल, वो कितना है? 3200। फिर उसके बाद लैंड आपने सेल करा है, सेल ऑफ लैंड कितना? 5,00,000। फिर उसके बाद इनकम हुई है 1,00,000 की, तो लेस इनकम, या गेन लिख देते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है? 1,00,000। तो ये आपको माइनस करना है। आगे बढ़ते हैं, व्हीकल खत्म, लैंड खत्म, फर्नीचर पे आओ, डेप्रीसिएशन ऐड कर दो, ऐड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 20,000। फिर उसके बाद फर्नीचर खरीदा है, परचेज ऑफ फर्नीचर,
कितने का खरीदा है? 36,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन, हाँ ठीक है, ये खत्म। डिविडेंड, डिविडेंड आप कह रहे हो ये आपने ऑलरेडी ट्रीट कर दिया P&L अकाउंट के अंदर डाल के। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने P&L अकाउंट बना रखा तो उसमें डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविडेंड पेएबल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, थोड़ा सा इसको नीचे स्ट्रेच कर लेते हैं। हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर मेरी हैंडराइटिंग समझ ना आए तो मोहल्ले का कोई केमिस्ट हो उसको दिखा देना, वो समझ जाएगा, ठीक है। चलो, डिविडेंड पे करा है, डिविडेंड पे करा है 20,000 का, तो ये मैंने माइनस कर दिया। आगे प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने टैक्स पे करा है, ये आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करते हो, लेस टैक्स पेड। कितना टैक्स पे करा है आपने? 36,000 रुपए का, 36,000 रुपए का। ये भी खत्म, ये भी खत्म। डिबेंचर आपने रिडीम करे हैं 12 लाख के, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 12 लाख रुपए, ये मैंने माइनस कर दिए। फिर इंटरेस्ट आपको ऐड करना है 48,000 का, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 48,000, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड ये आप लेस करोगे 48,000। मैंने क्यों लिखा 48? ये लिखा भाई, दोनों में 48 है इसलिए लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट बेची है 232 की, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,32,000, और उसके बाद P&L में आपने ये लॉस बुक कर रखा होगा। हाँ, ये P&L का लॉस है 32,000 रुपए का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का 32,000 रुपए का लॉस है, सॉरी गेन है, माय बैड, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 32,000। वो मैं गलती से लॉस बोल गया भाई, माफी चाहूंगा, ठीक है। वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, वो लॉस बोल दिया। आओ जी, इंटरेस्ट इनकम 26,000 रुपए, लेस इंटरेस्ट इनकम, बाप रे जगह ही नहीं बची यहाँ तो, 26,000 रुपए, ये भी लेस कर देंगे। और आपको रिसीव भी तो हुई होगी भाई, मैं एक एक करके खाते चला रहा हूँ। बाय बैंक, ये रही इंटरेस्ट इनकम 26,000 रुपए। फिर उसके बाद जर्नल रिजर्व कुछ करना नहीं, P&L कुछ करना नहीं, कैपिटल रिजर्व कुछ करना नहीं, खत्म। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने ट्रीट कर दिया 48 का, बस जी खत्म। अब आ जाओ सवाल पे वापस से, सारी एडजस्टमेंट ट्रीट कर ली। अब बस ये करना है, बैलेंस शीट को जो ट्रीटमेंट आपको करनी होती है, जो मूवमेंट है वो देखनी है। 1,12,000 से गुडविल हो गई 60,000 की, 1,12 से गुडविल कम हो गई 60,000 की, तो बेच थोड़ा ना दी होगी, अमोटाइज करी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे ऐड अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, कितना आ जाएगा? 52,000। फिर उसके बाद लैंड आपने खाता बना लिया, ओके है। फर्नीचर फिक्चर खाता बना लिया, ओके है। व्हीकल खाता बना लिया, ओके है। ऑफिस इक्विपमेंट, ये ओपनिंग जीरो थे, 84,000 तो परचेज करे होंगे, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 84,000। फिर स्टॉक, अब मेरे पास ना जगह नहीं है तो मैं मूवमेंट यहीं लेके नेट डाल दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ना मेरे पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ भाई, तो बताओ जी, स्टॉक की बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने खाता बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टॉक 3,52,000 से 384 हो गया, बढ़ गया 3,52,000 माइनस 3,84,000, तो 32,000 रुपये नेगेटिव हो जाएगा कैश फ्लो। बिल रिसीवेबल 58,000 से 72,600 हो गए, तो 14,600 से नेगेटिव हो जाएगा कैश फ्लो।
2,08,000 से 1,84 हो गए, 2,08,000 माइनस 1,84,000, तो 24,000 से पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो। कैश एंड बैंक बैलेंस तो कैश फ्लो मैच कराने के काम आएगा। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा अभी मैंने इसका नेट करा नहीं है क्योंकि लाइबिलिटीज भी है ना, तो मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से 27,20,000 हो गई, तो इशू कर दी होगी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 7,20,000। जर्नल रिजर्व खाता बना लिया, पीएनएल खाता बना लिया, कैपिटल रिजर्व खाता बना लिया, डिवेंचर खाता बना लिया। लोन फ्रॉम मिस्टर एंड्रयू लाइबिलिटी में था 60,000, आपने पे कर दिया, तो आपने लोन पे कर दिया होगा, लोन रीपेड 60,000। बिल्स पेबल भाई 52,000 से 44,000 हो गए, 52,000 माइनस 44,000, तो 8,000 से कैश चला गया नेगेटिव। फिर ट्रेड पेबल 1,80,000 माइनस 1,96,000, तो 16,000 से कैश फ्लो पे पॉजिटिव इंपैक्ट। क्रेडिटर फॉर इक्विपमेंट, क्रेडिटर फॉर इक्विपमेंट का मतलब क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट के जो क्रेडिटर थे ओपनिंग में जीरो आ रहे थे, 42,000 के आपने क्रेडिटर फॉर इक्विपमेंट आपके अभी भी पेबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ऑफिस इक्विपमेंट का भी खाता बनाना पड़ेगा। टेंशन है, अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो एक खाता आपको ऑफिस इक्विपमेंट का भी बनाना पड़ेगा, सॉरी। आओ जी, ऑफिस इक्विपमेंट, और एक खाता बनाया क्रेडिटर फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था आपके पास, जीरो, और क्लोजिंग था 84। टू बैलेंस बी डी जीरो, बाय बैलेंस सी डी 84। क्रेडिटर्स के लिए था बाय बैलेंस बी डी जीरो, और टू बैलेंस सी डी 42,000। खाते बनाने में जिसने करी कंजूसी उसका खत्म हो गया कैश फ्लो, फिर ना होने का मैच। तो आपने परचेज करा होगा क्रेडिटर से 84,000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ऑफिस इक्विपमेंट 84,000, यहाँ पे आ जाएगा 84 माइनस 42 42,000, 42,000 टू बैंक। तो जो यहाँ पे आपने परचेज ऑफ इक्विपमेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पर 84, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ठीक है, चलो जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000 से 18,000 हो गए, तो 6,000 से कैश फ्लो पे पॉजिटिव इम्पैक्ट। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आओ जरा इसका नेट कर लेते हैं, नेट करो जी। 32,000 माइनस 32,000 माइनस 14,600 प्लस 24,000 माइनस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000, नेट में आ रहा है 8,600 नेगेटिव। अब मैं ना एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ गया है। या स्पेस थोड़ा बना लिया जाए। तो जी मैंने स्पेस बना ही लिया, कहानी ख़त्म कर दी। चेंज इन करंट एसेट की अगर मैं बात करूं तो वो आ रहा है 0 माइनस 32,000, फिर उसके बाद माइनस 14,600 प्लस 24,000, वो आ रहा है नेगेटिव में 22,600। वर्किंग कैपिटल चेंज में करंट एसेट आ रहा है माइनस
22,600 और करंट लाइबिलिटी कितना आ रहा है 16,000 प्लस 6,000 माइनस 8,000 14,000 पॉजिटिव। करंट लाइबिलिटी आ रहा है 14,000 पॉजिटिव माइनस 22,600 कर 14,000 माइनस 22,600 करा तो नेगेटिव आ रहा है 8,600। नेगेटिव कितना आ रहा है 8,600। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लो जी। 3,68,000 प्लस 8,800 प्लस 3,200 माइनस 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 माइनस 32,000 माइनस 26,000 प्लस 52,000 माइनस 8600 माइनस 36,000। मेरा आ रहा है 2,97,400। एक बार आंसर भी मिला ले क्या 2,97,000 2,97,400। इन्वेस्टिंग 12,000 प्लस 5,00,000 माइनस 36,000 प्लस 2,32,000 प्लस 26,000 माइनस 42,000 6,92,000। खाली ऑपरेटिंग ही निकालना था क्या? हमने पूरा कैश फ्लो बना दिया। अच्छा खाली ऑपरेटिंग ही निकालना था। बाप रे बाप, मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैंने पूरा ही बना दिया। लो 6,92,000। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी 7,20,000 माइनस 20,000 माइनस 12,00,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000 तो 6,08,000 प्लस 6,92,000 प्लस 2,97,400 तो 3,81,400 3,81,400। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 1,38,000। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1,38,000 प्लस 1,03,81,400 प्लस 1,38,000 तो 5,19,400 इज योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 5,19,400 इज योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल। सबसे पहले जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी है सबके खाते बना लो। जिसने खाते बनाने में करी कंजूसी उसका हो गया बेड़ा गर्क। तो आपको नहीं करवाना अपना बेड़ा गर्क। आपको क्या कराना है? सीधा खाते बनाने। एडजस्ट देखा लैंड, सीधा खाता बना दो। कैपिटल रिजर्व, सीधा खाता बना दो। उसके बाद फर्नीचर, सीधा खाता बना दो। खाते बनाने के बाद जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी है वो सब उनके अंदर पोस्ट कर दो। पोस्ट करने के बाद सभी लेजर्स को मिलाते चले जाओ और अपना बैंक और P&L लिखते चले जाओ। अब आपको पता चल गया इन्वेस्टिंग में कहाँ जाना है, फाइनेंसिंग में क्या जाना है और ऑपरेटिंग में क्या जाना है। फिर बैलेंस शीट के टॉप से शुरू हो जाओ। जिसके अकाउंट बना लिए, खाते बना लिए, उसे छोड़ दो। जिसके नहीं बनाए उसकी मूवमेंट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में अकॉर्डिंगली डालना शुरू कर दो। हाँ, जैसे इसके अंदर एक पॉइंट आ गया कि ऑफिस इक्विपमेंट और उसका क्रेडिटर दोनों, अगर एक ही आइटम के आपको दोनों चीजें मिल जाए बैलेंस शीट के अंदर, जैसे यहां था ऑफिस इक्विपमेंट और क्रेडिटर, तो उसका भी खाता बना दो। जो आपका सॉल्यूशन है सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, क्या है? खाता बना लो। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी चीज के अंदर, ये अकाउंट में क्या होगा, चुपचाप उसका खाता बना लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द ओनली वे जिसमें आप कर सकते हो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये एमटीपी के क्या कहते हैं रिवीजन सेशन में। इसमें आपके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस भी हुई होगी, कॉन्सेप्ट ब्रशअप हुए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर की। हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर की भी सीरीज ला रहे हैं। हम डेली बेसिस पे मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखा है। आप लोगों को भी वो मॉडल टेस्ट पेपर करने हैं अपने घर में, चाहे क्वेश्चन रिपीटेड है फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि आपको पता चल सके कि आपको वो उस टाइम पे प्रोविजन कॉन्सेप्ट याद आता है या नहीं आता है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आपको याद नहीं आया, आपने गलती भी कर दी, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी कि मैं यहाँ पे गलती करता हूं, मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर, बाय बाय।